हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विलियन चैप्टर के थर्ड वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम क्या होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, एक बात आपको पता होगी कि जल में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। जल में क्लोरीन गैस इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं क्लोरीन गैस मिलाने से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जल में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। क्लोरीन गैस इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वह क्लोरीन गैस मिलाने से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जल में जो क्लोरीन गैस की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है बहुत अधिक जल में बहुत ही कम मात्रा में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। अगर जल में क्लोरीन गैस की मात्रा अधिक हो जाए तो हमारे जल का स्वाद कड़वा हो जाता है। इसलिए जल में बहुत ही कम मात्रा में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है बहुत ही अधिक जल में बहुत ही कम मात्रा में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो सांद्रता का पद होता है वह है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, 10⁶ ग्राम का विलयन होगा। 10⁶ ग्राम के विलयन का मतलब 1 मिलियन विलयन होगा। कितना विलयन होगा, 1 मिलियन का विलयन होगा। उस 1 मिलियन के विलयन में विलेय का कितना ग्राम उपस्थित है, तो विलेय का जितना ग्राम उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता। दोस्तों, कहने का मतलब 1 मिलियन का विलयन होगा। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, अर्थात 10⁶ कहने का मतलब 10⁶ ग्राम का विलयन होगा। उस 10⁶ ग्राम विलयन में विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा, तो विलेय का जितना ग्राम उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, उस विलयन की पार्ट्स पर विलयन में सांद्रता। दोस्तों, इसका लैंग्वेज आपके सामने लिखा गया है। विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख अर्थात 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उसकी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों, पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला है विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। दोस्तों, पीपीएम की कुछ विशेष बातें होती हैं। पहली, इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा उपस्थित होती है। कहने का मतलब इसमें जो विलेय पदार्थ होता है वह बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। पीपीएम द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता व्यक्त करते हैं। तो पीपीएम द्वारा हम अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन, वायु प्रदूषण आदि। जल की कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 के होल ट्वाइस का नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण 16.7 पीपीएम है। इसका मतलब यह है कि 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है 10⁶ ग्राम कठोर जल में। पीपीएम के फार्मूले में जहां पर 10⁶ लिखा है, अगर वहां पर 10⁹ कर दिया जाए तो उसे पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों, पीपीएम के फार्मूले में जहां पर 10⁶ था
अगर उसके स्थान पर 10 घाते 9 कर दिया जाए तो उसे पीपीबी में सांद्रता कहते हैं, मतलब पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता कहते हैं। दोस्तों इसका लैंग्वेज आपके सामने है। सांद्रता को पार्ट्स पर बिलियन में व्यक्त करने के लिए 10 घाते 6 के स्थान पर 10 घाते 9 लिखते हैं। देखिए एकदम सेम फार्मूला है। जहां पर पीपीएम में सांद्रता था, जब पीपीएम में सांद्रता था तब 10 घाते 6 था, और जब पीपीबी में सांद्रता है अर्थात पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता है तो 10 घाते 6 के स्थान पर 10 घाते 9 ले लिया गया। दोस्तों अब एक पीपीएम पे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा गया है, किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10 घाते -3 ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का 3.5 गुणे 10 घाते -3 ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। दोस्तों हमारा जो विलयन है वो 1 किलोग्राम का है, अर्थात यहां पर आपको विलयन का भार दिया गया है। किसमें? किलोग्राम में। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। विलयन का भार कितना है? 1 किलोग्राम। और उस विलयन में जो पदार्थ है वह कितना ग्राम है? 3.5 गुणे 10 घाते -3 ग्राम। और ये जो पदार्थ है वो क्या होगा? यहां पर विलेय होगा। तो विलेय का भार दिया है, विलेय का भार कितना दिया है? 3.5 गुणे 10 घाते -3 ग्राम। और आपसे पूछ रहा है पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, अगर विलयन का भार ग्राम में है तो विलेय का भार ग्राम में ही लेंगे। अगर विलयन का भार किलोग्राम में है तो विलेय का भार किलोग्राम में ही होगा। कहने का मतलब यूनिट समान होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल दें या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल दें। तो हम लोग 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10³ ग्राम। तो दोस्तों आइए फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में। तो विलेय का भार ग्राम में कितना है? 3.5 इंटू 10³ ग्राम। 3.5 इंटू 10³ अपान विलयन का भार ग्राम में कितना है? 10³ इंटू 10⁶। दोस्तों आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 3.5 ppm। दोस्तों सांद्रता के पद में अगला पद है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो दोस्तों आइए समझते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, यानी कहने का मतलब आपका जो परिवार है वह 3 सदस्यों से मिलकर बना है। परिवार में जो पहला सदस्य है उसका नाम ए है, और जो परिवार में दूसरा सदस्य है वह बी है, और जो परिवार में तीसरा सदस्य है उसका नाम सी है। अगर आपसे कोई पूछे ए का मोल अंश कितना होगा, ए का मोल अंश कितना होगा, तो ए का मोल अंश बराबर होगा ए के मोलों की संख्या के।
ए के मोलों की संख्या के अपान उस परिवार में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के। कहने का मतलब ए के मोलों की संख्या के प्लस बी के मोलों की संख्या के प्लस सी के मोलों की संख्या के। दोस्तों बातों को ध्यान दें, आपका एक परिवार है, उस परिवार में 3 सदस्य हैं और पहले सदस्य का नाम ए है, दूसरे सदस्य का नाम बी है, तीसरे सदस्य का नाम सी है। अब आपसे पूछा जाए ए का मोल प्रभाज क्या होता है, तो ए का मोल प्रभाज बराबर होगा ए के मोलों की संख्या के अपान उस परिवार में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के। कहने का मतलब ए के मोलों की संख्या के प्लस बी के मोलों की संख्या के प्लस सी के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार अगर आपसे बी का मोल प्रभाज पूछा जाए तो बी का मोल प्रभाज बराबर होगा बी के मोलों की संख्या के। बी का मोल प्रभाज बराबर होगा बी के मोलों की संख्या के अपान उस परिवार में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के, अर्थात ए के मोलों की संख्या के प्लस बी के मोलों की संख्या के प्लस सी के मोलों की संख्या के। दोस्तों उसी प्रकार अगर आपसे सी का मोल प्रभाज पूछा जाए तो सी का मोल प्रभाज बराबर होगा सी के मोलों की संख्या के। सी का मोल प्रभाज बराबर होगा सी के मोलों की संख्या के अपान उस परिवार में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के। कहने का मतलब ए के मोलों की संख्या के प्लस बी के मोलों की संख्या के प्लस सी के मोलों की संख्या के। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार में जिस सदस्य का मोल प्रभाज पूछा जाएगा उस सदस्य का मोल प्रभाज बराबर होगा उस सदस्य के मोलों की संख्या के अपान उस परिवार में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज पूछा जाएगा उस घटक के मोलों की संख्या और अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। दोस्तों कहने का मतलब यह है विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज आपसे पूछा जाएगा उस घटक का मोल प्रभाज बराबर होगा उस घटक के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि विलयन के जिस घटक का मोल प्रभाज पूछा जाएगा उस घटक का मोल प्रभाज बराबर होगा उसी घटक के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के। दोस्तों तो आपको पता है विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या के प्लस विलायक के मोलों की संख्या के। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। गणितीय रूप में एक घटक का मोल प्रभाज बराबर होगा उस घटक के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के। दोस्तों अगर हम द्विअंगी विलयन की बात करें और द्विअंगी विलयन क्या होता है आपको पता है। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें 2 लोग होते हैं। कहने का मतलब एक का मोल प्रभाज बराबर होगा उसके मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित
कुल लोगों के मोलों की संख्या के। दोस्तों आइए इसका लैंग्वेज हम लिख देते हैं। दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या के अपान उस विलयन में उपस्थित कुल लोगों के मोलों की संख्या के, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या के प्लस विलायक के मोलों की संख्या के। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या के अपान विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या के प्लस विलायक के मोलों की संख्या के। दोस्तों अगर किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n हो और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर हम स्मॉल n लिख सकते हैं और विलायक के मोलों की संख्या के स्थान पर कैपिटल N लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर विलेय के मोलों की संख्या है इसलिए यहां पर स्मॉल n आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने यह मान लिया है कि विलेय के मोलों की संख्या किसी विलयन में स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो दोस्तों विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N के। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N के। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां पर कैपिटल N क्या है विलायक के मोलों की संख्या, स्मॉल n क्या है विलेय के मोलों की संख्या। तो देखिए दोस्तों आपके सामने इसका लैंग्वेज है, यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के स्मॉल n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हो तो दोस्तों अब आइए सीखते हैं मोल कैसे निकालेंगे। तो किसी के मोलों की संख्या बराबर होती है उसके भार अपान उसके अणु भार के। कहने का मतलब यह है अगर आपको किसी का मोल निकालना है तो किसी का मोल बराबर होगा उसके भार अपान उसके अणु भार के। तो इसी प्रकार विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगी विलेय के भार के अपान विलेय के अणु भार के। उसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या बराबर होगी विलायक के भार के अपान विलायक के अणु भार के। तो दोस्तों आइए इसका लैंग्वेज लिख देते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज आपके सामने है, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणु भार। कहने का मतलब जिस पदार्थ के मोलों की संख्या आपको निकालनी है बराबर होगा उस पदार्थ के भार के अपान उस पदार्थ के अणु भार के। दोस्तों उसी प्रकार विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगी विलेय के भार के अपान विलेय के अणु भार के। उसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या बराबर होगी विलायक के भार के अपान विलायक के अणु भार को। दोस्तों भार को हम प्रदर्शित करते हैं W से, तो विलेय के भार को हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से और अणु भार को प्रदर्शित करते हैं m से। तो विलेय के अणु भार को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से और विलायक के भार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से और विलायक के अणु भार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से। तो विलेय के मोलों की संख्या का मतलब स्मॉल है जैसा कि अभी आपको बताया गया है और विलायक के मोलों की संख्या का मतलब कैपिटल M। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि स्मॉल n बराबर है स्मॉल w अपान स्मॉल m के और कैपिटल N बराबर है कैपिटल W अपान कैपिटल M के। दोस्तों बस आपको यह बात ध्यान देना है कि स्मॉल w क्या है। तो स्मॉल w क्या है विलेय का भार, स्मॉल m क्या है विलेय का अणु भार, कैपिटल M क्या है विलायक का अणु भार। तो दोस्तों जहां पर स्मॉल n है इस फार्मूले में हम लोग वहां पर पुट कर सकते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m।
क्योंकि n बराबर है स्मॉल w अपान स्मॉल n के। यहाँ पे अपान है तो यहाँ पर भी अपान, स्मॉल n मतलब स्मॉल w अपान स्मॉल n, प्लस कैपिटल N की जगह हम यूज कर सकते हैं कैपिटल W अपान कैपिटल N, कैपिटल W अपान कैपिटल N। उसी प्रकार दोस्तों कैपिटल N की जगह कैपिटल W अपान कैपिटल N अपान स्मॉल n की जगह स्मॉल w अपान स्मॉल n, प्लस कैपिटल N की जगह कैपिटल W अपान कैपिटल N। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों मोल प्रभाज में एक बात विशेष ध्यान देने वाली यह है कि किसी विलयन के कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। कहने का मतलब किसी विलयन के कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। दोस्तों आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक विलयन है और वह विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। पहले घटक का नाम A है और दूसरे घटक का नाम B है। तो घटक A का मोल प्रभाज प्लस घटक B का मोल प्रभाज बराबर होगा सदैव 1 के। तो दोस्तों इसका लैंग्वेज आपके सामने लिखा गया है। एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।